अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 29 अप्रैल को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकायदा तौर पर $1.1 अरब की जो आखिरी किस्त थी स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो पाकिस्तान ने किया था पिछले साल जुलाई में, वो जारी कर दी। और कल अब हमने देखा है कि बाकायदा तौर पर जो सेकंड रिव्यू था और आखिरी रिव्यू था स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट था, वो रिपोर्ट जारी की गई है। और उस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ ऐसा है जिस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और अब तक जो नई गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, उसके हवाले से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। टू बिगिन विद आई थिंक जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, पहले तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी अभी भी पाकिस्तान में आपको पता है कि मौजूद है, बावजूद इसके कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, तो उसके हवाले से IMF ने क्लियरली खबरदार किया है कि ये जो सोशल अपहीवल है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, इससे जो पाकिस्तान की मईशत को ख़तरात हैं वो बड़े संगीन हो सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम पहले भी जिक्र करते रहे कि जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट्स पहले भी सामने आती रही, केयर टेकर गवर्नमेंट की ये तारीफ भी करते रहे, अब ये जो रिपोर्ट आई है, जो सेकंड और आखिरी रिपोर्ट थी जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट हमने किया था, ये अनएक्सपेक्टेड है या वेरी मच इन लाइन विद द कंसर्न्स जो IMF पहले भी पाकिस्तान के साथ एक्सप्रेस करता रहा है? देखिए, इस रिपोर्ट की जो टाइमिंग है इसको रिलीज़ करने की वो बहुत अहम है। रिपोर्ट उस दिन जारी की गई जिस दिन पाकिस्तान और IMF के बाकायदा मुज़ाकरात का स्टार्ट हुआ अगले बड़े प्रोग्राम के लिए, तो उसी दिन उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट को जारी किया। इसकी फाइंडिंग्स में अगेन उन्होंने जो निगरान हुकूमत थी उसकी एक दफ़ा फिर तारीफ़ की है कि उसने अहम और मुश्किल फ़ैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई। ये जो हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, जब से ये इक़्तिदार में आया शहबाज साहब, वो उनका सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ जो गालिबन उन्होंने इस्तेमाल किया होगा वो इस्लाहात का उन्होंने किया होगा कि, और ये उन्होंने बारहा कहा कि उनकी हुकूमत संजीदा इस्लाहात करने में, और कि ये क्यों इस्लाहात ज़रूरी हैं। और जितनी मीटिंग्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, ख़ास तौर पर इकॉनमी के अंदर भी उनका जो फोकस है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर है। उसके बाद ये जो इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस है रिपोर्ट के अंदर, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। अगर हम कहें कि ये कंसर्न्स हैं या नहीं, वो तो बात की बात है। एक तो ये कि इसकी जो टाइमिंग, उसको उन्होंने उसके साथ को रिलेट किया अगले प्रोग्राम की जो नेगोशिएशन हुई, और दूसरा उसके साथ ही जो एक काइंड ऑफ मोमेंटम बन रहा था एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ जो उनकी है स्पीचेस कि जी बहुत ज़्यादा इस्लाहात की वो बात कर रहे हैं, तो शायद ये करना भी चाह रहे हो। तो IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो नई हुकूमत है इसके दौर में इस्लाहात के ऊपर जो अमल दरामद है उसमें वो तख़ीर हो रही है। उसने 2-3 वो चीज़ें मेंशन भी की हैं रिपोर्ट में, बट मेजर जो चीज़ है बिफोर इवन दैट कमेंटिंग ऑन द पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स जो कि वो कह रहे हैं कि डिले हो रहा है, जो 8 फरवरी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुई हैं और आज तक हो रही हैं, इवन कि इस हफ्ते भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर रद्द अमल, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो ये जो IMF की रिपोर्ट ने उन सारी चीज़ों को इन अ वे कैप्चर किया है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बढ़ता हुआ सियासी तनाव और उनका जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो इतना गैर यकीनी है, किसी भी किस्म के जो मुश्किल फैसले हैं, जो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, उसको सीरियस किस्म के जो मसाइल हैं वो दरपेश हो सकते हैं। 5-7 उन्होंने बड़ी चीज़ें की। उसके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली जो IMF ने कहा, जिसका हम भी बारहा जिक्र कर चुके हैं, कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है लोगों की, के जो उसके रोज़मर्रा के जो अखराजात में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, वो भी सोशल टेंशन जो है मुआशरे के अंदर उसको हवा दे रहे हैं। बड़ी जो चीज़ें कामरान, उसमें आई थिंक यही जो नुक्ता इंपॉर्टेंट है कि इसी वजह से उनको कंसर्न है कि ऑलरेडी एक तो जो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, वो बेशक गंदम का इशू हो, बाकी इश्यूज हों पॉलिटिकल, तो फिर ऐसी सूरत में आपको पता है कि रिफॉर्म्स ऑफन पेनफुल होती हैं। बिजली की मज़ीद कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं IMF खुद यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहा है कि फिर ये जो गवर्नमेंट है वो फिर सोचने पे मजबूर हो सकती है कि आया कि वो इस्लाहात को ही जारी रखें या फिर जो इमीडिएट जो पॉलिटिकल अपहीवल है, जो लोगों का गुस्सा है, उसको कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को थोड़ा ताख़ीर का शिकार करें। तो ये भी तो एक बात कही जाती है ना कि पाकिस्तान में दो के चलें, मजबूरी IMF की नहीं है, हमारी है, कि जिस तरह की रेसिपी वो आपको देते हैं कि आपने इस पर अमल दरामद करना है, उसमें तो फिर अनपॉपुलर डिसीजन होते हैं। तो अगर हालात ठीक भी होंगे उसके बाद फिर भी जो अब रिफॉर्म्स पे इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो लोग तो उस गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में गालियां ही देंगे, वो कुछ एप्रिशिएट तो नहीं करेंगे। जिन इस्लाहात को ताखीर जिसमें ताखीर कर रही है
PMLN की गवर्नमेंट, वो चीज़ें जहाँ पे कोई सोशल उस तरह का प्रेशर नहीं है, ये वेस्टेड ग्रुप्स हैं, उसका भी जिक्र करते हैं। पहले नाज़िम गुप्ता के 6-7 बड़े जो कंसर्न्स हैं जो IMF ने शो किए हैं पाकिस्तान के हवाले से कि क्यों पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन उसको खतरात हो सकते हैं, सबसे बड़ी जो चीज़ उन्होंने कही वो डेट की सस्टेनेबिलिटी है। जो पाकिस्तान का कर्जा है ये अब सस्टेनेबल नहीं रहा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये तो नहीं कहा कि सस्टेनेबल नहीं रहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं पाथ टू जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो फर्दर नैरो हो गया है। अगर ये इसको अनसस्टेनेबल डिक्लेयर कर दें रिपोर्ट में, तो फिर पाकिस्तान को अगला कर्ज IMF से नहीं मिल सकता। चूंकि उन्होंने अगला कर्ज देना है, पाकिस्तान ने वो कर्ज लेना है, तो डेट सस्टेनेबिलिटी तो कह रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि इसका एक बहुत ही बड़ा एक रिस्क है पाकिस्तान का जो इसके सर पर अभी भी मंडला रहा है। दूसरी चीज इसके अंदर उन्होंने उसी से रिलेटेड है रीफाइनेंसिंग रिस्क, मतलब ये कि जितना बड़ा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है और खासतौर पर जो गैर मुल्की कर्जा है उसके हवाले से जो हमें गैर मुल्की जो डॉलर्स चाहिए होते, फॉरेन करेंसी चाहिए होती, उसकी अवेलेबिलिटी रिलेटिवली कम है बावजूद IMF के प्रोग्राम के। ये दूसरा बड़ा उन्होंने रिस्क डिक्लेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने बात की है कि IMF को जो हमने कर्जा वापस करना है पाकिस्तान ने, उसकी जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की पे करने की वो भी कमजोर है, और जो क्रेडिट की कंसंट्रेशन हो रही है वो गवर्नमेंट के अंदर, वो एक सबसे बड़ा उन्होंने रिस्क डिक्लेयर किया। चौथा बड़ा रिस्क, पांचवा रिस्क बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने डिक्लेयर किया है और इसकी उन्होंने फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन या उसको एक्सप्लेन नहीं किया। वो रेपुटेशन की बात की उन्होंने कि रेपुटेशन और जो एंगेजमेंट से रिलेटेड जो रिस्क है वो अपनी जगह पे। रेपुटेशन से यहाँ पे IMF की क्या मुराद है, मुझे फ्रैंकली इसकी समझ नहीं आई क्या बात करना चाह रहे हैं। छठा रिस्क उन्होंने कहा कि सोशल और पोलिटिकल टेंशन जो माशरे के अंदर हो रही है वो भी एक रिस्क है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। और लास्टली जो सिक्योरिटी कंसर्न है। तो कामरान ये 7 बड़े उन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो रेज किए हैं कि ये एक हो सकता है। ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना रेपुटेशन का, यहाँ पे रेपुटेशन क्या उनका कहना चाह रहे क्या नहीं कहना चाह रहे, मुझे इसकी समझ नहीं आई। इस तरह की जो अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया है, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। बट कमिंग टू द रिफॉर्म जो आप बात कर रहे थे कि अगर तो जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे, अगर तो सैलिड क्लास की तरफ से कोई दबाव आ रहा होता और हुकूमत ने ले लिया होता तो हमें समझ आ रही होती। वो दो उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की, जिसको उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर पर काम उस पर का आगाज़ हुआ और इस हुकूमत ने आके उस पर काम को रोक दिया या वो काम डिले हो रहा है। उसमें जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की है वो रिटेलर्स की स्कीम है, उसके हवाले से कही है कि रिटेलर्स की जो स्कीम थी उसको लॉन्च होना था 1 जनवरी को, वो नहीं हुई। इस हुकूमत ने आके 1 अप्रैल को उसको लॉन्च किया है। पर इस गवर्नमेंट का तो कसूर ना हुआ ना, 1 जनवरी को तो केयरटेकर गवर्नमेंट, ये तो 1 मार्च को आया ना, इन दे आल्सो टुक टाइम। और इसमें मोर देन द गवर्नमेंट, अगर तो ये स्कीम FBI ने लॉन्च करनी थी ना, और स्कीम तैयार पड़ी थी। ऐसी बात नहीं है कि ये आए और उन्होंने आगे स्कीम तैयार की। जो फाइनेंस सेक्रेटरी उस वक्त थे, आज भी वही फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। उस वक्त जो चेयरमैन FBR थे, आज भी वही चेयरमैन FBR है। तो ये जो डायरेक्शंस हैं वो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आती हैं। जो निगरान वज़ीर ख़जाना थी डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, मेरा ये ख्याल था कि वो करेगी, बट उन्होंने लॉन्च नहीं किया। मेरे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऐसे कुछ हदायत आई हैं वजारत ख़जाना को कि रिटेलर स्कीम के ऊपर अभी इतना ज़्यादा जो है उसको पुश करने की ज़रूरत है। ये मेरी ज़राए से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। और IMF ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है कि इसमें डिले हुआ है। अब क्यों डिले हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कि हमने कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया था, एक ताजरों के बहुत बड़े लीडर हैं नईम मीर साहिब, वो उनकी क्वालिटी ये है कि जो भी वज़ीर ख़जाना होता है उनको जाके वो काबू कर लेते हैं। पहले 3-4 वज़ीर ख़जाना के साथ उन्होंने ये किया। अभी कुछ दिन पहले मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नए जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने 1-to-1 मीटिंग की है नईम मीर साहब के साथ। नॉर्मली होता है कि ताजिर के अगर वो ताजिर रहनुमा के मिलता है तो वो एक डेलीगेशन होता है, उसके साथ मुलाकात होती है, बट उनकी 1-to-1 मुलाकात थी। अब वो तो वज़ीर ख़जाना रह गए। अभी नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर भी ये देख भी रहे होंगे कि वो आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं लाहौर में नईम मीर साहब, और उनको गुलदस्ता पेश किया है। अब उस गुलदस्ते के अंदर जो चिट्ठी क्या थी क्या नहीं थी हमें नहीं पता। उसमें उन्होंने कहा होगा, डेफिनेटली कहा होगा। जो नईम मीर साहब ने खुद भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा, उन्होंने मुझे भी एक मैसेज भेजा कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों की स्कीम के हवाले से, उसके हवाले से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया। तो अब आप लिंक्स को, आप अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको पता चलता है अच्छा इसमें कैसे ये काम हो रहा है। देखें, जो भी आपने ऑब्वियसली फैसला करना, तो हमारे यहाँ अक्सर यही होता है कि बहुत सी जो स्कीम्स हों वो रिटेलर्स की हों या अदरवाइज जो भी हम एफर्ट्स करते हैं, आमतौर पर जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। तो ये गलत पॉलिसी तो नहीं है कि अगर आप एक सीरियस मूव लेना चाहते हैं और अगर आप उनके नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि आमतौर पर आपको पता है कि ये करेंगे क्या, जो ब्लैकमेल करते हैं, टैक्टिक्स होती हैं कि जी शटर डाउन पे चले जाएंगे, इस तरह के इकदाम पे चले जाएंगे, गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे जी कि आप ये स्टेप्स ना लें।
तो डू यू थिंक कि इसके अंदर कोई कबात है, कोई नेगेटिव एलिमेंट है कि इससे मिलने में? कंसल्टेशन किस चीज़ की हम करना चाह रहे हैं? हम तो कई दहाइयों से कंसल्टेशन, अगर वो मिलना चाहते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ जो ताजिर बिरादरी है अपने कंसर्न्स, तो क्योंकि आप ताजिर बिरादरी से बात कर रहे हैं, क्लास के नुमाइंदों के तौर पर किसी को बुलाया आज तक? ये जो लग्जरी है कंसल्टेशन की, ये ताजरों के पास ही क्यों है? ये लग्जरी किसी एक ताजिर लीडर के पास क्यों कि वज़ीर खजाना तक उसको डायरेक्ट एक्सेस है? वो किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, दैट्स नॉट द पॉइंट। ये लग्जरी सिर्फ ताजिरों के पास ही, उनके पास एक लेवरेज है ना कि शटर डाउन तो फिर आप कर लेते हैं। वो चीज़ आप ये सजेस्ट कह रहे हैं तमाम जो सैलरी क्लास है वो सड़कों पे आ जाए, फिर हमसे मुज़ाकरात। और आपको पता नहीं कि जब आपको पता है कि माजी में भी ये होता रहा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर तक की गाड़ी को रोका, उनको बजट पेश नहीं करने दिया गया, और मजबूरन फिर होता तो यही है कि फिर आप जब गवर्नमेंट वैसे नहीं बात मानती तो आपको फिर इस तरह की टेक्निक्स अपनानी पड़ती है। सैलरी क्लास की और सरकारी जो मुलाजिम उनकी तो कुछ समझ आती है, कुछ कर रहे हैं और पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे तो पे भी कुछ नहीं कर रहे। मैंने जो खबर की थी 30 अप्रैल की जो डेडलाइन थी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की, सिर्फ 75 जो रिटेलर्स थे वो रजिस्टर हुए थे 6 बड़े शहरों से। अब वो जो नंबर है पिछले 10 दिन में उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अब वो नंबर 75 से बढ़कर 637 हो गया, लेकिन अभी भी 32 लाख नहीं है। दैट इज द पॉइंट। अच्छा खैर बहरहाल तो लेकिन उस स्कीम पर अभी भी आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा, अब आपने कहा कि ऑफिस की तरफ से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की बात हो जाए, ज्यादा इनके ऊपर दबाव ना डालें, तो वही बात बैक टू स्क्वायर वन आ गई। अब ये चीज IMF की रिपोर्ट में आ रही है ना कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम बड़ा हमारा फोकस है रिफॉर्म्स के ऊपर, दूसरी तरफ पे उन्होंने कहा जी आपने स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को डिले कर दिया। दूसरी इसके साथ ही वो बात ये कर रहे हैं कि FBR को जो सेमी ऑटोनोमस अथॉरिटी बनाना था इन्होंने, उसके ऊपर भी काम में तखीर है, तो ये बड़ी बात है। बहरहाल उसके हवाले से अब प्राइम मिनिस्टर साहब है तो उन्होंने फैसला ये किया है कि मैकेंजी इंटरनेशनल को उन्होंने हायर किया है, जिसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स उसको पे करेंगे और वो इस्लाहात जो है वो रिकमेंड करेंगे। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हतमी फिगर नहीं है, मुझे किसी ने बताया कि शायद $42 लाख उनको पे किया जाएगा इस सर्विस में, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पे करेगी, हम नहीं पे करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगी। पर लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इसी, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। नाज़रीन, IMF की रिपोर्ट में एक और जो चीज़ सामने आई है जो दुरुस्त साबित करती है साबिक वज़ीर ख़जाना और अब जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद इसहाक डार साहब को, EFF जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम था 2019 में जो साइन हुआ था वो नाकामी पे ख़त्म हुआ था। और उस वक्त हमारी जो कन्वर्सेशन होती थी उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के साथ, वो कहते थे कि ये IMF हमारे ऊपर नाजायज़ दबाव डालता है, ये करंट अकाउंट खसारे का वो नंबर लेके आता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वजह उनका जी जो 6 से 8 अरब डॉलर का एक फाइनेंसिंग गैप जो पिछला नाकामी वाला प्रोग्राम था वो इस वजह से था कि इन्होंने करंट अकाउंट का खसारा ज्यादा दिखाया हुआ था। अब फिर आ जाते हैं ये जो अभी प्रोग्राम कामयाबी पे खत्म हुआ है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जब ये साइन हुआ जून में तो IMF ने कहा कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है वो कोई तकरीबन 6.5 अरब डॉलर के करीब रहेगा। अभी तक हमारा जो खसारा है 9 माह में वो सिर्फ $500 मिलियन या $600 मिलियन है। अब जो IMF की रिपोर्ट आई है कल, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये खसारा 6.5 अरब डॉलर नहीं रहेगा, एस्टिमेटेड अभी भी ये $3 अरब रहेगा। अब कहां 6.5 अरब डॉलर, कहां $3 अरब, ये दो नंबरों में जो फर्क है कुछ $3.5 अरब का जो एस्टीमेट अभी भी इनके ऊपर वाली साइड पे $3 अरब वाले, वो 100% से भी ज्यादा है। तो क्या IMF की कॉम्पिटेंसी इतनी लो हो गई है कि उनके जो एस्टीमेट्स हैं वो 113% से वो ऑफ हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मकासद थे IMF के जिसकी तरफ इशारा किया उस वक्त के जो वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब ने कि IMF ये वाला टैक्टिक जानबूझ के इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए। यही वजह थी जून में पाकिस्तान का जो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट निकाली थी गैर मुल्की कर्जों की, वो $28 अरब निकाली थी। आज वो बता रहे हैं कि वो $28 अरब नहीं है, इस दफा शायद वो $21 अरब की जरूरत हो। तो क्या कभी इसके ऊपर IMF की अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या IMF का जो स्टाफ है उसको मुर्दे इल्जाम कभी ठहराया जाएगा? क्या पाकिस्तानी हुकूमत में ये करेज होगी कि वो IMF से ये पूछें कि आप इतने ऑफ एस्टिमेट्स क्यों देते हैं? बहरहाल यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे IMF के ऊपर। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम IMF की जो तफसीली रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और शहबाज, ब्रेक से पहले जो आप जिक्र कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि IMF जो भी बात कहती है वो हरफ आखिर होती है। आपने जिक्र किया कैसे करंट अकाउंट खसारा का जो उनके एस्टिमेट्स थे IMF के वो गलत साबित हुए, और जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब, उनके एस्टिमेट्स ठीक साबित हुए। लेकिन उसमें एक चीज़ जो IMF का भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान की मैशत को पूरी तरह खोलेंगे, जो रिस्ट्रिक्शंस आपने आयद कर रखी हैं, अगर आप उनको हटाएंगे तो फिर एक्चुअली बात वहीं पे पहुंच जाएगी। तो इस बात में कितना वजन है? देखिए,
कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट्स के ऊपर आईएमएफ की मर्जी के बगैर नहीं लगी हुई। तो जब आईएमएफ को पता था कि पाकिस्तान नॉर्मल इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर क्यों उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया इंपोर्ट्स को। इंपोर्ट्स का उनका जो नंबर था वो मेरा ख्याल उस वक्त उन्होंने कोई $64 बिलियन लिया था, मुझे अब नंबर याद नहीं, बल्कि $60 अरब से ज्यादा लिया हुआ था। अब वो कोई $55 बिलियन इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल हैं, और हम भी कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आज आपकी जो इंपोर्ट्स है वो इतनी आपने रोकी हुई है हुकूमत पाकिस्तान ने, बट वो रिस्ट्रिक्शंस आईएमएफ की मर्जी के साथ आई थी। तो इसलिए कोई अगर उनको हैरान कुन बात नहीं थी, जमीनी हकायक को सामने रख के नंबर देने थे जो उन्होंने नहीं दिए। यही वजह है कि जहां पे आपको $28 अरब का कहा गया, फिर $25 अरब का कहा गया, आज $21 अरब की बात हो रही है। अब देखिए ना, सारा एक माहौल ही बदल जाता है कि एक मुल्क ने एक साल में $28 अरब का कर्जा लेना है और उसी मुल्क ने उसी साल $21 अरब का कर्जा लेना है, तो बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल लेट चुकी है आईएमएफ के आगे। दे शुड टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, दे शुड टेक दिस इशू एट द लेवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आईएमएफ के। जो मार्केट्स हैं, जो लोग हैं, वो तो सेंटिमेंट्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि जब आपको पता हो कि $28 अरब की आपकी डिमांड है, करंट अकाउंट का खसारा आपका इतना रहेगा, तो उससे ऑब्वियसली रुपए की कदर पे भी फर्क पड़ता है। आप उस हिसाब से फिर डिमांड होती है ना, तो ऑब्वियसली आप ठीक कह रहे हैं, इस पर भी अच्छा, ये जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकलता है, जो एक्सचेंज रेट की वैल्यू निकलती है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का और आपकी डिमांड कितनी है। तो ये सारा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैनिपुलेट करके ये बैठ गए हैं, और उसमें मुझे अब जो मेरा एक मैटर ऑफ कंसर्न है मेरे लिए कि जो लोग अब आईएमएफ से डील करेंगे, क्या उनमें इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, क्या उनमें इतनी उनकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और इतनी उनमें करेज भी है कि वो आईएमएफ को टेक ऑन कर सकेंगे। यानी यहाँ पे तो हालत ये है कि आईएमएफ के मिशन है पाकिस्तान का दौरा करना, उसकी डेट को एक सीक्रेट ऐसे रखा जाता है जैसे किसी दिन हमने न्यूक्लियर मिसाइल का कोई बटन प्रेस करना है, वो डेट आईएमएफ के दौरे की, इसलिए हमने उसको सीक्रेट रखा हुआ है। इसमें तो आई थिंक ये पाकिस्तान के पास या जो भी नेगोशिएट करेंगे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है। अब दूसरा जो अगेन ये माली साल आपको पता है कि ख़त्म होने वाला है, और गवर्नमेंट अब ये एतराफ़ कर रही है कि जो इस साल का हदफ हमने रखा था टैक्स कलेक्शन का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, और कम से कम 941 कितना जो टारगेट 163 अरब से 183 अरब तक शॉर्टफॉल आएगा। तो ये हालांकि शुरू के जो नंबर्स थे, जो शुरू की अगर आप कारकर्दगी देखें तो हम एक्सीड कर रहे थे, तो ये क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ है या दैट वाज वेरी मच इन लाइन विद द ओवरऑल कैलकुलेशन, क्योंकि आपकी रिकॉर्ड आपकी इन्फ्लेशन थी, उसके बावजूद फिर भी आप देखिए फरवरी तक तो एफबीआर की जो कलेक्शन थी बड़ी अच्छी जा रही थी और अहदाफ से ज़्यादा ही उनको कलेक्शन हो रही थी। हुकूमत ने कोई 415-420 अरब रुपए के नए टैक्स मैयज़ लिए थे पिछले साल के बजट में, उसमें तकरीबन 215 अरब जो है वो कोर्ट्स में चैलेंज हुआ है। और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि जो कुछ इनके टैक्स के प्रपोजल्स हैं वो गैर आइनी भी लगते हैं हमें, और कुछ ऐसे थे जो उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस आनी थी, जैसे आपने माजी से कोई टैक्स लागू कर दिया है, बजट आप आज दे रहे हैं तो कंपनीज कहती हैं कि हमारी बैलेंस शीट क्लोज हो गई है। 3 बड़े टैक्सेस जो हैं वो डिस्प्यूटेड थे। नंबर 1 आपका था सुपर टैक्स, वो चैलेंज हुआ। फिर इन्होंने एक सबसे बड़ा जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ गया था, वो इन्होंने जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के ऊपर इन्होंने एक इनकम टैक्स लगा दिया है। अब आईनी तौर पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये रियल एस्टेट सेक्टर, उसके ऊपर आमदन एक सूबाई टैक्सेशन में फॉल करती है, तो इन्होंने उसको डाइवर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, तो वो कोर्ट में चैलेंज हो गया। फिर तीसरा बैंकों के ऊपर भी इन्होंने एक डिविडेंड इन्होंने विंडफॉल एक टैक्स लगाया था, वो कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो जो इन्होंने कल हमारे मुज़ाकरात हुए आईएमएफ के साथ, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया कि 9415 अरब रुपए का तो टैक्स टारगेट हासिल नहीं होगा, इसमें रफली कोई 183 बिलियन तक की शॉर्टफॉल आएगी, जिसमें से एफबीआर का ये ख्याल है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके 20 अरब से 25 अरब रुपया ये रिकवर कर लेंगे, बाकी इनका शॉर्टफॉल है। तो चूंकि आईएमएफ ने एक इनको प्राइमरी बजट सरप्लस का एक हदफ दिया हुआ कि आपके जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है, उसके बाद जो बाकी पैसा बच जाता है वो बाकी तमाम अखराजात पूरा करके वो तकरीबन 400 अरब रुपया ज़्यादा आपका सरप्लस में होना चाहिए। उनका जी ये जो हदफ है ये हमारे लिए सैक्रोसेंट है, तो या तो आप एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लें जिसकी इस वक्त सूरत बनती नहीं है क्योंकि बजट आ रहा है लेस देन अ मंथ, तो उनका फिर आपको अपने अखराजात में कटौती करनी पड़ेगी। इसके ऊपर जो आईएमएफ है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें एक और जो फैक्टर ये भी आ रहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ एक्शन लिया था एफबीआर के लोगों के अगेंस्ट, तो उसके इन रिटेलिएशन टू दैट एक गो स्लो की पॉलिसी भी
FBR के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ ऑफिसर्स ने अपना लिया, खासतौर पर जो ग्रेड 20 के जिनके ऊपर ये अभी तलवार जो है अभी गिरनी है, उनके ऊपर अभी गिरी नहीं है, तो वो इसके ऊपर रिटेलिएट कर रहे। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी कहा जा रहा है कि FBR इस साल का जो टैक्स का हदफ है वो हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो गो स्लो वाली पॉलिसी है, इसका मतलब है कि जो पहले जो गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज में जो एक्शन लिया था प्राइम मिनिस्टर ने, तो ऑब्वियसली उसको तो एज अ डिटेरेंस के तौर पे एक्ट करना चाहिए था। जो बाकी फिर जो ऑफिसर्स हैं उनको मतलब ऑन देयर टोज होना चाहिए। तो जिस तरह रिटेलर्स गवर्नमेंट को दे आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल देम, तो दिस मीन्स के FBR में भी लोग इसी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो फोकस करें कि अपनी परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर वो बजाय इसके इस पर काम करें, वो दूसरी टैक्टिक्स अपना रहे हैं, गवर्नमेंट को मजबूर करना चाह रहे हैं। देखिए, ये चीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नॉलेज में भी है, और मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी, तो मैंने ये इशू उनसे डिस्कस भी किया था। उन्होंने कहा था कि वी वर एंटिसिपेटिंग दिस, और हमारे लिए कोई ये चीज़ जो है कोई हमारे लिए हैरान कुन नहीं है, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर पहले लोगों को निकाला था, इस दफ़ा फिर हम निकालेंगे। और अगर ये समझते हैं कि रेवेन्यू को स्लो डाउन करके ये चाहेंगे कि ये हमें ब्लैकमेल कर लें, तो ये नहीं कर सके। तो मैसेज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बड़ा क्लियर है कि हम डटे हुए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जो रेवेन्यू इंक्रीज करने के हवाले से जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो एक कोशिश की जा रही है कि जो लोग ताउन नहीं कर रहे, यानी कि जिन पहले टैक्स रिटर्न भरते थे अब नहीं भरते, तो वो जो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि उनकी जो मोबाइल सिमें हैं वो ब्लॉक करनी है। लेकिन जो PTA के चेयरमैन थे उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था। अब सुना है कि चेयरमैन FBR ने मुलाकात की है PTA के चेयरमैन से, और जो टेलीकॉम जो कंपनीज हैं, सुना है कि कुछ उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, अब कुछ होने जा रहा है। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है। कल एक इजलास हुआ FBR में जिसमें ये तय पाया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स एट वंस जो हैं 5,06,000 अफराद की सिमें ब्लॉक नहीं करेंगे, वो 5-5 हज़ार के बैचेस में ये सिमें ब्लॉक करेंगे और मैनुअल तरीके से करेंगे। उनका ये दावा था वहाँ पे कि हमारा जो टेक्निकल सिस्टम है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा कि हम एट वंस और ये सारी सिमें जो है वो ब्लॉक कर दें। तो फिर कल बाकायदा एक FBR ने प्रेस रिलीज जारी की रात को, जो आज तक TV चैनल्स पे चल रही है, कि जो इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है मोबाइल जो फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन की ये जो कंपनीज हैं, कि 5,000 के बैच में ये डेली 5-5 हज़ार करके ब्लॉक करेंगे। मुझे ज़राए ने आज बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज तक अगर वो ये बात ठीक है जो एग्रीमेंट कल हुआ था, तो आज तक तो 5,000 कल और 5,000 आज 10,000 सिमें आज तक ब्लॉक हो जानी चाहिए। तो मैंने प्रोग्राम में आने से पहले चेक किया क्या कोई एक भी सिम अभी तक ब्लॉक हुई है, तो मुझे कहा गया कि अभी तक एक भी सिम ब्लॉक नहीं हुई। तो फिर मैंने किसी से पूछा, सीनियर ऑफिसर से, कि ऐसा कुछ है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं फिर मुकर गए जाके, उन्होंने कहा लग ऐसे ही रहा है, अभी फिर वो जो है वो इस साइड पे नहीं आ रहे, वो करें हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी एक कंपनी ने ये जरूर किया है कि 5,000 लोगों को उन्होंने SMS भेज दिए हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल ना किए तो आपकी सिम ब्लॉक की जा सकती है। बट उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ कोई सिम जो है वो ब्लॉक नहीं हुई। वो ये वहां पे वही सारी गेम हो रही है जो पहले होती रही थी। और इन्होंने टेलीकॉम वालों ने कहा जी कि 5 लाख की हमें लिस्ट ना भेजें, आप हमें 5,000 अफराद की जो है एक ईमेल कर दे, तो उसके ऊपर हम जाके एक्शन ले लेंगे। 5,000 अफराद की उनको ईमेल हो गई थी। मैंने तस्दीक भी की FBR से कि आप लोगों ने ईमेल कर दी 5,000 अफराद की, उन्होंने जी हमने कर दिया। मैंने कहा फिर पूछा, मैंने कहा कोई ब्लॉक किया, उन्होंने कहा जी कोई ब्लॉक नहीं हुई। तो यहाँ पे अगेन इट सीम्स वेरी, वो देसी में कहते हैं ना कि मसलन लगता ही है कि ये PTA भी और टेलीकॉम की जो कंपनीज हैं FBR को और गवर्नमेंट को भी ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगा दिया। हालांकि तो इंस्टेंटली इस पर अमल दरामद होना चाहिए था। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली बहुत से चैलेंजेस हैं, और अब तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी हमसे ऐसे मुतालबात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को मुश्किलात में डाल सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अगले चंद रोज़ में सीरीज़ ऑफ इंगेजमेंट्स होने वाली हैं। सबसे पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन जा रहे हैं 13 से 16 मई तक, जहां पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सालाना स्ट्रेटेजिक डायलॉग होते हैं उस पर डिस्कशन होगी। फिर जो CPEC की जो एपिक्स जो फोरम है जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी, उसका भी इजलास इसी माह एक्सपेक्टेड है। और फिर ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद अगले माह के शुरू में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो भी चीन का दौरा करेंगे। तो ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप ये देखें कि बड़ी अच्छी इंगेजमेंट चल रही है, सारे मामलात
बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन जिसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि चीन की जो डिप्लोमेसी है वो अगर दोस्तों के साथ भी इश्यूज़ भी हों तो वो बंद कमरों में उसका इजहार करते हैं, वो पब्लिकली वो चीज़ नहीं कहते। तो ये जो खबर है कि चाइना अब शायद हमारे ऊपर एतमाद उनको इतना नहीं रहा कि वो चाह रहे हैं कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ताकि उनका वो वापस हो सके, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑफशोर जो अकाउंट है वो ओपन करे। तो ये क्या कहानी है? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एटलीस्ट मैंने भी मेरा जितना एंगेजमेंट अब चाइनीज़ के साथ हो रही है, ख़ास तौर पर 2013 के बाद जब से चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, मैंने बड़ा रेयरली उनको हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बहुत ही मतलब ओपन वर्ड्स में क्रिटिसाइज़ करते हुए मैंने देखा है। शायद ही कोई ऐसा मौका हो, तो बड़ा ही उनका एक अंदाज़ है। इवन कि वो जब मदद भी करते हैं पाकिस्तान की तो उसको भी वो उस तरीके से प्रोपेगेट नहीं करते, खामोशी से वो काम करते हैं। लोन जो है वो रोल ओवर कर देते हैं, वो कोई प्रेस रिलीज कोई स्टेटमेंट नहीं देते। उनको मुश्किलात हैं। पाकिस्तान 2015 का जो मुआहिदा एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसकी खिलाफ वर्जी में आज तक चाइनीज़ पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं लेके गए। अब जिस तरीके से भी अपने मामला पाकिस्तान के साथ वो चला रहे हैं, तो ये क्रेडिट चाइनीज़ को जाता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी है। हम तो सीपे की फेज़ 2 की बात कर रहे हैं, चाइनीज़ जो फेज़ 1 से इतने उकताए हुए हैं कि वो फेज़ 2 का तो शायद वो नाम सुनना भी उस तरीके से आप पसंद नहीं करेंगे। द पॉइंट हियर इज़ के आपको याद है जब ये चाइना ने पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए थे, उसका मॉडल ये था कि 75% कर्ज होगा जो उन्होंने चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लिया था, और 25% उनकी अपनी इक्विटी होगी। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड उनको मुनाफा जाता है, और कर्ज के जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसकी वापसी जो है वो हर साल होती है। और इस साल का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये जो कर्जों की मद में हमने पैसा वापस करना है चाइनीज़, सिर्फ एनर्जी पावर प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई तकरीबन $2.4-2.5 बिलियन इस अगले माली साल में जो है वो जाना है। $16 अरब का उन्होंने कर्ज लिया था, और तकरीबन $5 अरब की उनकी अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी। $21 अरब की उनकी इन्वेस्टमेंट है पावर प्लांट्स के अंदर। तो अब मुझे ज़राए ने ये बताया है कि चाइनीज़ कंपनीज ये कह रही हैं कि उनका चूँकि जो इन्फ्लोज हैं उनको मिल रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। डिविडेंड्स तो आपको पता है उन्होंने काफ़ी हद तक उनके ब्लॉक हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगले साल अब आपने जो हमें कर्ज वापस करना है, तो चूंकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो जितना पैसा आपने वापस करना है उसके इक्वल किसी गैर मुल्की अकाउंट में, मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, उतना ही पैसा आप डिपॉजिट करवाएं, तो फिर आगे काम बनेगा। ये जो चीज़ है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर है जमील अहमद, उन्होंने इसको अपोज किया है। उसकी दो वजूहात उन्होंने अपोज करने, एक तो उन्होंने कहा कि आज तक पाकिस्तान डिविडेंड की मद में तो उनके पैसे ज़रूर रोके हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि जो कर्ज़ों की अदायगी है चाइनीज़ एनर्जी प्लांट्स की, उसमें एक भी डॉलर पे डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान ने नहीं किया, तो ये डिमांड जो है वो उनकी अनजस्टिफाइड है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फ्यूचर की जो ऑब्लिगेशंस है उसके लिए हम आज के अपने जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर उसको कैसे हम यहाँ से उठा के मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र कर दें, रिजर्व्स हमारे पास पहले ही कम है। बट हैविंग सेड दैट, ये होता है नहीं होता ये बात की बात है। बॉटम लाइन ये है कि जो ट्रस्ट लेवल है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एंड बिटवीन चाइनीज इन्वेस्टर्स एंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, वो बिल्कुल एट द लोएस्ट एब पे चला गया है। यही वजह है कि इस किस्म की जो है वो डिमांड्स वो सामने आ रही हैं, और ये शो करता है कि जिस तरीके से PMLN की गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि वो CPEC को फर्दर एक्सपेंड करेंगे, वो नहीं होने जा रहा। जो हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल हैं वो भी इस वक्त चाइना ही हैं, चाइना के दौरे पर गए हुए थे, शायद उन्होंने आज वापस आना था, और वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई, उसमें इशूज़ ये वाले वहाँ पर भी रेज हुए हैं, बट कोई प्रोग्रेस नहीं थी। एक और जो उन्होंने चाइनीज डिमांड करें कि $125 मिलियन का जो उनका मुनाफा रोका हुआ पाकिस्तान इन्हीं पावर प्लांट्स का, वो भी उनको अदा किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रॉमिस तो किया कि 15 मई से पहले वो दे देंगे, बट अभी तक उस पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं। और वो तो चले, उनका मुनाफा उनका हक बनता है, और प्रॉबेबली शायद उसको जारी कर भी दें, क्योंकि अगर ये प्राइम मिनिस्टर का दौरा होना है तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि एक इशू जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि अब चाइनीज़ को तो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और फिर ये जो IPPs की जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं, और जो पहले भी आई थिंक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने वादे तो उनसे किए। प्रॉब्लम यही है ना कि आप बेशक आपके दोस्त मुल्क भी है, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हमने जो वादा किया था कि जो एक रोल ओवर अकाउंट बनाना था, उनके जो पैसे हमने अब वो कितना अमाउंट हो गया है, शायद 529 अरब हो गया है, गालिबन कुछ पेमेंट होगी तो शायद 517 अरब रह गया था, फिर भी 500 से 525 अरब, रफली को $2 अरब जो है वो उनका स्टकअप है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें $125 मिलियन की वो फौरी अदायगी मांग रहे थे। अब ये मसला भी कामरान अब यही है ना कि जो 2015 का एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था उसमें तय ये पाया था कि पाकिस्तान एक रिवॉल्विंग जो है वो अकाउंट खोलेगा, जिसमें रिवॉल्विंग फंड वो पैसे रखेंगे उसके अंदर इक्वल टू द अमाउंट जो कि पाकिस्तान
पे नहीं कर पाएगा तो वो बजट से पैसा जाएगा। अब बजट में इतना पैसा नहीं है। 2022 में, नवंबर 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर चीन का विजिट करना था, तो जाने से पहले उन्होंने वो रिवॉल्विंग अकाउंट खुलवाया जिसमें 48 अरब रुपया रखा गया, 4 अरब रुपया पर मंथ उनको दे रहे हैं। उसके बावजूद जो पैसा है उसका बिल्टअप हो रहा है, क्योंकि 4 अरब रुपया पर मंथ आप दे तो रहे हैं, लेकिन जो ऐड हो रहा है वो 10 से 15 अरब रुपया माहाना हो रहा है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमारे जो हायर अथॉरिटीज का इजलास हुआ तो उसमें ये बात सामने आई, डिस्कशन में ये पॉइंट आया कि आप 4 अरब दे तो रहे हो, तो क्या इसे जो आगे उनका जो बिल्टअप है वो रुक जाएगा? उन्होंने जी बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो फिर आप देते कि उन्होंने कहा जी ना तो वजारत खजाना के पास पैसे हैं बजट में, और ना ही पावर डिवीजन के पास पैसे हैं, तो हम कहाँ से दें? लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की, जो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग में बोला कि चाइनीज़ की जो डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करने में एहतियात से काम लें, क्योंकि IMF का प्रोग्राम होने वाला है, और इनडायरेक्टली उनका मतलब ये था कि IMF लाइक नहीं करता कि चाइनीज़ को आप इस तरीके से बेल आउट करें। यही वजह कि जब भी IMF आता है तो माइक्रो मैनेज करते हैं वो जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान को, पूरा ये रिव्यू लेते हैं कि क्या आपने लेना है, क्या देना है, कितना दिया और कितना नहीं दिया, और इससे ज़्यादा आप नहीं। बिल्कुल, मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी एट डिस्प्ले होती है। आपको पता है कि चीन की तरक्की, चीन की ग्रोथ अमेरिका और जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं उनको खटकती है, तो वो कोई मौका जाने नहीं देते कि जहाँ पर चीन को निशाना बनाया जाए। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे भारतीय इंतखाबात का, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कि कल जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के हवाले से जो अपनी पॉलिसी, जो डॉक्ट्रिन है उसका खुलकर एक इज़हार किया, और उसमें पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है, ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत में जो मरहलावार इंतखाबात हो रहे हैं उसकी वोटिंग का सिलसिला जारी है, और पाकिस्तान का वन वे और दी अदर डिस्कशन या डिबेट में तस्करा आ ही जाता है। और कल इसी तरह से जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जो तीसरी रिकॉर्ड टर्म अपनी चाह रहे हैं, उन्होंने भारतीय TV चैनल को एक इंटरव्यू दिया, और पाकिस्तान के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो सबसे पहले सुने कि उन्होंने क्या जी भारत के प्राइम मिनिस्टर का आपने जवाब सुना, और शहबाज क्लियरली मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है। और एक तो उनके इस बयान के बाद एक डिबेट ट्रिगर हुई पाकिस्तान इंडिया दोनों में, जो भारत के अंदर प्रो BJP तबका है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो मैं देख रहा था कि उन्होंने तो बड़ा खुल के एंडोर्स किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम भारत में एक ऐसा लीडर आया है कि जिसको वो नॉस्टैल्जिया नहीं है कि जी वो पार्टीशन, वो अमन की आशा, उसने बड़ा क्लियर एक पॉलिसी ली है कि पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। और वो ये भी कह रहे हैं कि बड़ा क्लेवरली कैसे टॉन्ट भी किया है कि अगर पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो भी ठीक है, वो करें अपना जो भी काम है, और हमें अपने जो गोल है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक डिवाइडेड ओपिनियन होता है, तो उन लोगों को मौका मिला है कि जो कहते हैं कि BJP के होते हुए, मोदी के होते हुए कोई पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो उन लोगों को जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि हम पीस प्रोसेस आगे बढ़ाएं कि देखें ये करेगा मोदी आपके साथ, वो तो कहता है कि पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो क्लियरली बेशक इलेक्शन का सीज़न है, जो उन्होंने बात की कि जो मोदी साहब ने कि पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर के गुज़श्ता 10 साल में उन्होंने कहा कि मैंने तो ताला लगा दिया है कि अब भारत की पॉलिसी में पाकिस्तान का कोई तस्करा नहीं है। कामरान, इसमें देखिए पाकिस्तान हमारी जो भी जितनी भी बुरी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, और इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथ की। आज पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो 100 अरब डॉलर होते, और आज हम IMF के मोहताज ना होते, चीन, UAE और सऊदी अरब के मोहताज ना होते, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरूरत भी ना होती ऐसी बात करते हुए। ठीक है, तो हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो चीज़ की रिफ्लेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जितने भी हम बुरे हमारे हालात हैं, हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्री के बारे में कैसा सोचते हैं? हम उनको कंसिडर भी नहीं करते। अगर आप किसी नेबर, हमारी जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में जो इकोनॉमिकली और सोशली पाकिस्तान से उनकी कमज़ोर हैसियत है, हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं? वो चीज़ जो आपकी मैं बात काट रहा हूँ, ये क्लासिक एग्जांपल है अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान को कैसे ट्रीट करते हैं? ठीक है, उनके वार ऑन कंट्री और सारी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अमेरिकन की जो टॉप
कंपनीज हैं उनकी बकौल उनकी जेब में है, और दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो लाइन लगा के, लिटरली लाइन लगा के वहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे पोटेंशियल है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान है जिसने 2 से 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेनी हो तो पूरी काबीना प्राइम मिनिस्टर समेत जो है लाइन बना के खड़ी हो जाए। तो उसके लिए लेसन देखिए, हमें मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें इन हाउस इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि हम कहां पे गलत हुए। मैं लेसन की बात, क्योंकि वक्त का, मैं लेसन हमने ये लेना है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि भारत को अब पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भारत को अपनी अगली नस्ल के बारे में और अपने उनके क्या मकासद हैं, अपने उनके क्या गोल्स हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो आई थिंक ये जो डॉक्ट्रिन है उनका, ये पाकिस्तान भी ले सकता है कि पाकिस्तान को बजाय इसके कि कहते हैं ना कि जब 2 मुल्कों के दरमियान जब आपके इस तरह हॉस्टाइल रिलेशनशिप हो तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी होने चाहिए। तो ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान भी अडॉप्ट कर सकता है कि बजाय इसके कि हम बेग करें भारत से, उनके सामने मिन्नतें तरले करें कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ट्रेड ओपन करें, हमें जो अपनी इंटरनल वीकनेसेस हैं अगर उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेंगे और अपने आप को इस काबिल बना लेंगे, कल भारत खुद मजबूर होगा कि पाकिस्तान के साथ इंगेज करे। और रही बात मोदी की, जी पाकिस्तान की कोई मैटर नहीं करता, अगर लार्जर इशू देखें चाइना के साथ उनकी लड़ाई है तो उस आई थिंक एस्पेक्ट के अंदर पाकिस्तान जरूर मैटर करता है। ज़ाहिर है कि वो उनकी एक पब्लिक अपनी तरफ से स्टेटमेंट, नेवरदलेस हमें इसको क्लियरली इस तरह से लेना चाहिए कि हम अपनी जो इंटरनल वीकनेसेस हैं उसको एड्रेस करें एंड फॉरगेट अबाउट इंडिया जो भी हमारे बारे में सोचता है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।